Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए आज हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 74 हल करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही शानदार मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए आपके ये पेपर है। जैसा कि सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में अब 72 डेज बचे हुए हैं, 72 दिन मात्र बचे हुए हैं साथियों। तो बिल्कुल अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तैयारी करो मत करो, ये कोई कहने का समय नहीं है। अगर अब भी नहीं कर रहे हो तो फिर रहने दीजिए। आप अगर कर रहे हो तो बहुत ही शानदार तैयारी होना चाहिए, तब जाके कहीं हम अपनी सीट निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले भी मैंने पर्यावरण का वीडियो अपलोड किया है, पर्यावरण का पेपर 9, तो उसको अगर नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लीजिए। पूरे ही 30 प्रश्न पर्यावरण के उस टेस्ट में मैंने रखे हैं। पहला क्वेश्चन साइकोलॉजी के टेस्ट में है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित एवं बाह्य है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग से उत्पन्न होता है। और अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें क्या होता है, जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब क्या हुआ कि छात्र उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित कर रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से, जैसे भ्रमण विधि में होता है वैसे, और एक दूसरे के सहयोग करके अधिगम कर रहा है, सहयोग से उत्पन्न होता है। तो साथियों, ये होता है प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो दूसरा क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? अभिक्षमता, अभिवृत्ति, बुद्धि और व्यक्तित्व। तो बताइए इनमें से वो कौन सा विकल्प है जो कि आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है? तो प्रश्न संख्या 2 में राइट आंसर बता दीजिए साथियों, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। तो देखो, जो बुद्धि है और व्यक्तित्व है ये पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित है। कुछ भाग बाह्य भी होता है हालांकि इनमें, लेकिन आनुवंशिकता का भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अभिक्षमता भी साथियों आनुवंशिकता से निर्धारित होती है, लेकिन अभिवृत्ति का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति का दृष्टिकोण। तो व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है ये आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है, बल्कि जिस वातावरण में वो रहता है उससे ये प्रभावित होता है। अतः जो अभिवृत्ति है ये आनुवंशिकता से निर्धारित नहीं होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है? अब ये परिभाषा आपसे पूछी है, किसके द्वारा कहा गया है? किलपेट्रिक के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोल्सनिक के द्वारा और हर्लोक के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 3 में सीधी सी चीज़ है, आपको डायरेक्टली यहाँ परिभाषा ही बताना है कि भाई उपरोक्त परिभाषा किसने कही साथियों। तो ये परिभाषा किलपेट्रिक ने बताई है कि बाल्यावस्था क्या है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की आयु या प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, किलपेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे चलते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। प्रश्न संख्या 4 को समझना थोड़ा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक चलते चलते रास्ते पर पत्थर के टकराने से गिर जाता है और रोने लगता है। बालक रोते रोते पत्थर को मारता है। यह दर्शाता है वस्तु स्थायित्व, स्वकेंद्रण, एनिमिज्म और नर्सिज्म। तो बताइए प्रश्न संख्या 4 में आपका कौन सा विकल्प सही है? जो जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में बताया है वो ही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहली चीज तो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होती है साथियों।
बालक मान लीजिए कि किसी सड़क पर चल रहा है और उसके पत्थर से ठोकर लगी। अब वो ठोकर लगने के बाद में वो रोने लग गया और उस पत्थर को मारने लगा है, ठीक है। तो उस पत्थर को मारने लगा रोते रोते, तो उसको हम एनिमिज्म कहेंगे। एनिमिज्म का मतलब होता है जीववाद। क्या होता है? जीववाद होता है साथियों, जिसमें बालक प्रत्येक वस्तु को जीवित मानता है, सजीव मानता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। स्व केंद्रण में क्या होता है? सारी चीजें खुद के ऊपर केंद्रित मानता है। वस्तु स्थायित्व में क्या होता है कि बालक को ये पता चल जाता है कि भाई हमारे सामने जो चीज नहीं है उसका कहीं ना कहीं अस्तित्व है। जबकि नर्सिज्म एक अलग है साथियों, नर्सिज्म स्वयं होता है, ठीक है, स्व मोह है, खुद से प्रेम करना। तो विकल्प नंबर 3 सही है चौथे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। 5वां क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। आपके 5वां क्वेश्चन तो आपके प्रश्न संख्या 5 है, ये देखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार सही एवं गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद और नैतिक दुविधा। तो प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर आपको बताना है, आपका कौन सा विकल्प इसमें सही है। देखो, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें यह भी बताया है कि बालक सही एवं गलत के बारे में निर्णय लेता है, तो उस चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कना। क्या कहा जाता है उसको? नैतिक तर्कना, कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इनके बारे में जब वो निर्णय लेना लग जाए तो वही नैतिक तर्कना कहलाती है। सेकंड विकल्प आपका 5वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो चलिए 6वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप से जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? शरीर प्रतिमा, स्व ज्ञान, स्व प्रत्यय और शरीर रचना। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। देखो, विचारों मतलब अपने खुद के विचार, भावनाओं खुद की भावनाएं, अभिवृत्तियों मतलब अपना जो दृष्टिकोण है वो का संयुक्त रूप से व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में पूछा है, दूसरे के बारे में नहीं पूछा है। अगर हम स्वयं के बारे में विचार, भावनाएं, अभिवृत्तियां रखते हैं तो साथियों उसको स्व प्रत्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्व प्रत्यय, खुद के प्रति हम जो सोच रखते हैं, स्व प्रत्यय। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो चलिए 7वां क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? विकास अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 में कौन सा विकास के बारे में सत्य कथन नहीं है मित्रों। राइट आंसर आपका है प्रश्न संख्या 7 में विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ये कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। बाकी विकास एक अंतः क्रिया का फल माना जाता है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया का। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करता है, एक निश्चित श्रृंखला में ही होता है और इसको व्यक्तिगत प्रक्रिया भी माना जाता है, किंतु विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होकर के विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब पहले व्यक्ति में सामान्य गुण विकसित होते हैं, उसके बाद में उसमें विशिष्टता आती है। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है 7वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। तो चलिए 8वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जोड़ा संवेग और मूल प्रवृत्ति से सही सुमेलित नहीं है? भय से पलायन, क्रोध से युयुत्सा, आमोद से हास और एकांकीपन से आत्मगौरव। तो बताइए संवेग और मूल प्रवृत्ति से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं हो रहा है? देखो, जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था किसके द्वारा दिया गया था? मैकडूगल के द्वारा। मैकडूगल ने 14 संवेगों का संबंध 14 मूल प्रवृत्तियों से स्थापित किया था। उसमें एक संवेग आता है भय। भय उत्पन्न होने पर हम पलायन कर जाते हैं उस स्थान से, मतलब दूर चले जाते हैं। क्रोध जब संवेग उत्पन्न होता है
तो युयुत्सा नाम की मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। युयुत्सा मतलब युद्ध करने की, लड़ने की इच्छा एक तरह से। आमोद संवेग जब जन्म लेता है तो उससे हास मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो एकांकीपन है, एकांकीपन संवेग जब जन्म लेता है तो आत्मगौरव नहीं होती है मूल प्रवृत्ति, बल्कि एकांकीपन से सामूहिकता की भावना उत्पन्न होती है। जब हमें कहीं अकेलापन महसूस होता है तो हम समूह में जाना पसंद करते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को। तो चलिए 9वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स डार्विन, जेरोमेस ब्रूनर और B.F. स्किनर। तो प्रश्न संख्या 9 में आपको सही आंसर देना है। इस प्रश्न का आंसर प्रश्न में ही छुपा है, बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है सांस्कृतिक। तो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था साथियों। वाइगोत्स्की ने ही कहा है कि जो बच्चों को सांस्कृतिक रूप से है, संस्कृति है, इससे ही प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह कथन ही लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक प्रक्रिया जिसमें बालक संस्कृति के तौर तरीके सीखता है कहलाती है अभिप्रेरणा, समायोजन, समाजीकरण, सामाजिकरण है ना, और सभी। तो विकल्प नंबर 10 प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा बताइए 10वें क्वेश्चन में सही आंसर। तो अभिप्रेरणा में तो क्या होता है, व्यक्ति मोटिवेट होता है किसी चीज़ को करने के प्रति। समायोजन में जब वातावरण उसके अनुकूल नहीं होता है, किसी चीज़ की उसको कमी होती है, तब वो समायोजन करता है। लेकिन जिस प्रक्रिया में बालक संस्कृति के तौर तरीके सीख रहा है, तो संस्कृति के तौर तरीके सीखना साथियों सामाजीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजीकरण। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो चलिए 11वां क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? पौधों को देखकर उनके नाम बताना, विद्यालय में 2 बार घंटी बजते ही प्रार्थना सभा में चले जाना, क्रिकेट में खेलते हुए बच्चों को देखना और बच्चे द्वारा अपने पिता को मोबाइल चलाते हुए देखना। तो बताइए इनमें से वो उदाहरण कौन सा है जो कि बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम के अंतर्गत शामिल नहीं होगा? तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में राइट आंसर बता दीजिए। देखो पौधों को देखकर उनके नाम बताना, तो पौधों को देख रहा है तो बिल्कुल अवलोकन करके बताया जा रहा है, तो ये तो है। क्रिकेट खेलते हुए बच्चों को देखना, यहाँ पर भी अवलोकन हो रहा है। बच्चे द्वारा अपने पिता को मोबाइल चलाते हुए देखना, यहाँ पर भी अवलोकन हो रहा है। लेकिन साथियों विद्यालय में जैसे ही 2 बार घंटी बजती है, बच्चे कहाँ चले जाते हैं? प्रार्थना सभा में। तो यहाँ पर उनको संकेत मिल रहा है, न कि अवलोकन कर रहे हैं, इसलिए ये आपके अवलोकन आधारित अधिगम का उदाहरण नहीं है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 11वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन अनुबंधन में विभेदन का अर्थ है अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया न होना, 2 समान उद्दीपकों में अंतर कर सकना, 2 समान उद्दीपकों में अंतर न कर पाना और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। तो यहाँ पर देखिएगा प्राचीन अनुबंधन की यहाँ पर बात की जा रही है। प्राचीन अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया है, सभी को ये पता होना चाहिए। पावलोव ने प्राचीन अनुबंधन के बारे में बताया है। तो इसमें विभेदन का अर्थ आपसे पूछा है कि विभेदन का अर्थ होता क्या है। देखो जब अनुबंधन स्थापित होने के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति को विलोपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलोपन। लेकिन जब 2 समान उद्दीपकों में हम अंतर कर सकते हैं तो फिर उसको कहा जाता है सामान्यीकरण। और जब हम 2 समान उद्दीपकों में अंतर कर सकते हैं
तो फिर उसको विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदन। जैसे मान लीजिए पावलोव ने अपने सिद्धांत में जो प्रयोग किया था तो वहाँ घंटी बजाई थी। अगर घंटी की जगह कोई घंटी से मिलती जुलती आवाज़ वहाँ पर अगर दूसरी आवाज़ उसके सामने प्रस्तुत की जाती है और उसमें जो अंतर कर दिया जाए तो फिर वही कहलाता है विभेदन। विकल्प नंबर आपका 2 सही है आपके प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपके प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या पूछ रहा है। तो 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आपसे 13वां क्वेश्चन अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है। प्रकार बताना है कि इनमें से कौन सा है। सामाजिक प्रकार है, मनोवैज्ञानिक प्रकार है, शरीर रचना प्रकार है और इनमें से सभी। तो देखो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कार्ल जूंग के द्वारा ये व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं और ये प्रकार आते हैं साथियों मनोवैज्ञानिक प्रकारों में। किसके अंतर्गत आते हैं? ये मनोवैज्ञानिक प्रकारों में आते हैं। सामाजिक प्रकारों और शरीर रचना प्रकार में ये नहीं आते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। तो चलिए 14वां क्वेश्चन संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? अस्तित्वपरक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक एवं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर होता क्या है, जो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में आप सभी जानते हो, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित ही बुद्धि आपसे यहाँ पूछी जा रही है। जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था हॉवर्ड गार्डनर ने, तो उनने जो बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे, हालांकि बाद में बढ़ते चले गए, लेकिन साथियों यहाँ पर इन दोनों का मैच करना है। तो जो संवेगात्मक बुद्धि है इसका संबंध अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक मतलब खुद के बारे में जानना और दूसरों के बारे में जानना, तो ऐसा ही संवेगात्मक बुद्धि में होता है। इसलिए आपका जो सेकंड विकल्प है 14वें पृष्ठ में वो ही राइट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। तो चलिए 15वें प्रश्न को देखते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा को सीखने का प्रभावी घटक माना जाता है क्योंकि इससे व्यक्ति जल्दी सीखता है, रटकर सीखता है, खुश रहता है और उत्तम स्वस्थ रहता है। तो देखो आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब जब हम किसी चीज़ को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तो उसको सीखने का प्रभावी घटक इसलिए माना जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, व्यक्ति जल्दी सीखता है साथियों, रट कर के नहीं सीखता है। भाई अभिप्रेरणा आंतरिक हो रही है तो रट कर नहीं, खुश रहना, उत्तम स्वस्थ रहना इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि सीखने का प्रभावी घटक तो सीखने से संबंधित होना चाहिए और सीखने से संबंधित क्या है यहाँ पर, जल्दी सीखता है। इसलिए आपका विकल्प नंबर 1 सही है 15वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए आपके 16वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्धि का बालू का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर के द्वारा, थ्रस्टन के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और थॉमसन के द्वारा। तो बताइए प्रश्न संख्या 16 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? बुद्धि का बालू का सिद्धांत। तो साथियों बुद्धि का बालू का सिद्धांत इनमें से थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। बालू का सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है कि भाई जो बुद्धि है इसमें अनेक अलग अलग तत्व स्थित होते हैं। कैसे अलग अलग तत्व स्थित होते हैं? जिस तत्व से संबंधित समस्या आती है वो तत्व एक्टिव हो जाता है मस्तिष्क में और उस समस्या का समाधान कर देता है। इस प्रकार का इनका बालू का सिद्धांत था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। इन्होंने क्या बताया कि स्वतंत्र तत्व होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा सृजनात्मकता विभिन्न गुणों का मापन करती है। निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन गुणों को अंकित करता है? पूर्व चेतना, समानता, सर्वेक्षण और सूझ, विस्तार, समानता, सूझ और निरंतरता, मौलिकता, सूझ, सर्वेक्षण और विस्तार, या फिर निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। तो देखो गिलफोर्ड ने जो सृजनात्मकता के बारे में बताया है, जो तत्व बताए गए हैं कि भाई ये तत्व विभिन्न गुणों का मापन करते हैं सृजनात्मकता से संबंधित, तो वो तत्व आते हैं एक तो लोचनीयता, एक मौलिकता, एक विस्तार और एक निरंतरता। विकल्प नंबर आपका 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 17 में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 18 है,
सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु शिक्षक छात्र अनुपात रहेगा 1:40, 1:30, 1:10 और 1:20। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसमें उलझ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर क्या है 1:40, क्योंकि यहाँ पर आरटी 2009 नहीं पूछा है, ना ही एनसीएफ पूछा है, बल्कि सर्व शिक्षा अभियान पूछा गया है। तो जो सर्व शिक्षा अभियान के मानवीय मानक है, उसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं, उसमें सभी जगह शिक्षक और छात्र अनुपात 1:40 बताया है, मतलब एक शिक्षक रहेगा 40 छात्रों पर। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें प्रश्न में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को, जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इसके पहले जो पर्यावरण का वीडियो अपलोड किया है, उसको एक बार आप अवश्य देखिए चैनल पे जा करके, या फिर लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको यहाँ पर वो वीडियो दिख जाएगा। स्वप्न का संबंध फ्रायड ने किस मन से स्थापित किया है? चेतन मन से, अर्धचेतन मन से, अचेतन मन से और इनमें से सभी। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार आपको बताना है कि स्वप्न जो देखते हैं हम, उसका संबंध किससे होता है, किस मन से होता है। इन्होंने मन के जो 3 स्तर बताए हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो स्वप्न का संबंध इन्होंने स्थापित किया है साथियों व्यक्ति के अचेतन मन से। विकल्प नंबर आपका 3 सही है, क्योंकि देखो इन्होंने क्या बताया है कि व्यक्ति स्वप्न देखता है, सपने देखता है, तो वो अचेतन मन में जो दमित इच्छाएं होती है वो बाहर निकलती है स्वप्न के माध्यम से, या फिर जो चीज़ें हम पूरी नहीं कर पाते हैं दैनिक जीवन में, वो हम स्वप्न के माध्यम से पूरी करते हैं। तो इसलिए अचेतन मन से इसका संबंध इन्होंने रखा है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कितने क्वेश्चन आपने सही किए आज के टेस्ट में, वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी ज़रूर बताएं। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, मध्यस्थ चर, स्वतंत्र चर और उपयुक्त सभी। तो देखो 3 चर होते हैं, उनमें एक चर पाठ्यक्रम भी होता है। तो साथियों पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर माना जाता है, स्वतंत्र चर यहाँ पर शिक्षक को माना जाता है, और आश्रित चर यहाँ पर विद्यार्थी को माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि हम क्या कर देते हैं कि स्वतंत्र चर में तो विद्यार्थी रख देते हैं और आश्रित में शिक्षक। ऐसा नहीं होता है साथियों। मध्यस्थ पाठ्यक्रम है, आश्रित आपके विद्यार्थी है और स्वतंत्र आपके शिक्षक है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 20 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अब दोपहर 3 बजे वाले वीडियो में।